अगला देखते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। तो है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही, चूना पत्थर का फॉर्मूला CaCO3 होता है, लेकिन वो अलग अलग जगह पाया जाता है, या तो कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। उन चट्टानों में पाया जाता है, ये अधिकांशतः सारी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। लोहा बना रहे होते हैं ना, जब हेमेटाइट को निकाल रहे होते हैं तो हेमेटाइट गर्म किया जाता है, उसको गर्म करने के साथ साथ उसमें चूना पत्थर डाला जाता है उसके एक तरह से उसको उससे गंदगी अलग करने के लिए। चूना पत्थर उसकी गंदगी के साथ जो है रिएक्ट करता है, उसको अलग वो अलग हो जाता है और लोहा जो है वो गलने लगता है, जल्दी गलाने के लिए भी यूज होता है इसका। तो अपने अपने हिसाब से चूना पत्थर और सीमेंट उद्योग में आधारभूत कच्चा माल है। आधारभूत मतलब बेस, इसके बिना बन ही नहीं सकता सीमेंट, इसके बिना लोहा बन ही नहीं सकता। तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का है, लेकिन सॉरी लोह प्रगलन में तो यूज हो रहा है वही तो मैंने बोला, लोहे में कैसे हो सकता है कच्चा माल। सीमेंट उद्योग में कच्चा माल, अगर चूना पत्थर नहीं है तो फिर सीमेंट नहीं बन सकता। मानचित्र देखकर बताइए कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है। हाँ यार, ये क्वेश्चन बन सकता है। छोटा नागपुर देखना था अपन को, तो एक बार देखो फिर से, गूगल पे दिखाता हूँ मैं, छोटा नागपुर क्या है। देखो मैप में यहाँ दिखता है छोटा नागपुर, ये वाला है। अब इसमें स्टेट जो है वो बहुत सारे ये क्या हुआ, स्टेट जो है वो अलग आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ये वाला इलाका जो है वो बिहार का आता है, यहाँ पर झारखंड है, और यहाँ पर जो है वो पश्चिम बंगाल भी है। मेरे ख्याल से कुछ इलाका यहाँ पर उड़ीसा का भी, उड़ीसा तो क्या यहाँ से, ये जो ये दिख रही है ना नदियां, ये नदियां हैं। भौगोलिक मैप है, ये राजनीतिक नहीं है, भौगोलिक मैप है। तो वो ये नदियां दिखाई दे रही है आपको, देखो कितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं ना यहाँ पर। ये नदी यहाँ से निकल रही है, गंगा नदी है, यहाँ से जा रही है ये, है ना। दो नदियां दिख रही हैं पैरेलली, यहाँ पर नदियां दिख रही हैं कुछ कुछ एक नदी ये दिख रही है, तो ये नर्मदा नदी होगी, सबसे ज्यादा लंबी यही दिखाई दे रही है। मेन नदियां हैं भारत की। ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर का पठार क्यों खनिज की पेटी कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। छोटा नागपुर का पठार उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण से, छोटा नागपुर प्लाटू क्यों खनिज की पेटी कहा जा रहा है। छोटा नागपुर प्लेटू इज आल्सो नोन एज मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज वी कैन फाइंड ए नंबर ऑफ मिनरल्स ओवर देयर एंड इट्स आल्सो नोन फॉर इट्स कोल माइनिंग। इसका आंसर खोजना पड़ेगा, एक्चुअली जरूरी है ये, पुराने जमाने की बुक में भी पूछा जाता था, इस बुक में नहीं मालूम मुझे। मानचित्र का अध्ययन करने में बताया छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है, छोटा नागपुर में ही सबसे ज्यादा खनिज क्यों पाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन उठता है। छोटा नागपुर का भंडार यहाँ पर इस जगह फैला हुआ है ना। उसमें बिहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का भी कुछ एरिया जाता है। यहाँ पर खनिजों की पेटी कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जा रहे हैं। उदाहरण लिख सकते हो आप मैग्नीज का भी, और अभी जो लाइम स्टोन है वो भी वहाँ पर पाया जा रहा है। लाइम स्टोन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, लाइम स्टोन सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में, डायग्राम जैसे देख के दिख रहा है ना। राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा नियमों पर्यावरणीय नियमों का कार्यान्वयन अनिवार्य है। मतलब लोगों को परेशानी ना हो उसके लिए सेफ्टी रखना जरूरी है। उसके बाद आता है खनिजों का संरक्षण। जो 3 नंबर में टॉपिक दिख रहा है वो मुझे यही दिख रहा है एक तो, और एक खनिजों का प्रकार क्लासिफिकेशन जो दिख रहा है ना वो दिख रहा है 3 नंबर में। ये दो दिख रहा है मुझे स्टार्ट इन इस टॉपिक में, जो खनिजों से रिलेटेड टॉपिक हम सभी को तो इसमें केवल पॉइंट पे डिस्कस करते हैं अपन। अच्छा पॉइंट में लिखा ही नहीं, केवल इतना ही लिखा हुआ है।
खनिज संरक्षण पढ़ लेते हैं ताकि मन से लिख सको 2-3 पॉइंट में कि क्यों जरूरी है संरक्षण, क्यों जरूरी है। अगर अभी हम संरक्षण नहीं करेंगे तो खनिज खत्म हो जाएंगे, आगे वाली जनरेशन को परेशानी होगी। और परेशानी क्या है, ज्यादा यूज कर रहे हैं, उतनी ज्यादा मात्रा में बन नहीं रहे हैं, बहुत टाइम लगता है उसको बनने में, लाखों समय लग जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम सभी को उद्योग एवं कृषि की खनिज निक्षेपों और उससे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुपेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूपर्पटी 1%। जिस खनिज संसाधन के निर्माण सांद्रा में लाखों वर्ष लगे, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। मतलब बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से, और हम उनका बेधड़क बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं। इसलिए खनिज संसाधन सीमित अनवीकरण योग्य है। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, अनवीकरण, खनिज संसाधन जो है वो अनवीकरणीय स्रोत है। और एक वो लोहे अयस्क का तो आता ही है, लोहा अयस्क खालिस्तान है वो है, तो उसमें अपन लिखते हैं अनवीकरणीय। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। अपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। आज धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का, ठीक है वो तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो इम्पोर्टेंट था वो वही है कि संरक्षण क्यों आवश्यक है। हाँ, तो ये पार्ट खत्म हुआ खनिजों से रिलेटेड। अब जो है ऊर्जा संसाधन वाला पोर्शन शुरू हो रहा है। इसमें मेनली आपकी जो है वो 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए पढ़ेंगे अपन, इसको कुछ चीजें मैप के हिसाब से भी देखना पड़ेंगी, तो वो भी देख लेते हैं। 5 मिनट का टाइम मेरे में दिखा रहा है, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगी, इसलिए एक बार फिर से ज्वाइन कर लो ताकि वो वाला पोर्शन भी कवर कर सकें। एक बार फिर से सब लोग ज्वाइन कर लो।